हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं IBPS RRB PO 2023 जिसकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। आपका 5 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या टारगेट किया है कि आपने मॉक टेस्ट तो बहुत सॉल्व कर लिए। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। पहले अर्थमेटिक पे फोकस करेंगे, देन फिर पजल्स करेंगे रीजनिंग में। अर्थमेटिक में 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। उसमें कौन कौन से 13 आ गए आपके मेमोरी बेस 2019 से लेके जो सभी शिफ्ट्स में हुए थे वो 2022 तक वो क्वेश्चंस करेंगे हम। उसके अलावा 20 मॉक टेस्ट हैं टेक्स्ट बुक की जो करेंगे, 20 मॉक टेस्ट गाइडली के हैं एंड 15 ओले बोर्ड। मेरे पास इन्हीं का सब्सक्रिप्शन है, 2 का है, 1 का मैं ले लूँगी, नो प्रॉब्लम। मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी सारी चीज़ें। इसमें से जैसे हर में किसी में 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, किसी में 12, किसी में 13, तो वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कर लीजिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। ये है इसका पार्ट 1। पार्ट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो कि ये कौन सा पार्ट है। आप लगातार इनको कर लीजिए, जितने भी पार्ट बनेंगे इनके डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे और आपकी 5 तारीख से पहले आपको इसमें से मैक्सिमम 90% चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 5 तारीख से पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 4 तक लगभग आपको शाम तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 4 तक जो भी हैं हम कोशिश करेंगे 3 तक या 4 तक कंप्लीट कर दें जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती हैं। आज हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हम करेंगे लगभग 20 से 25 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम उठा रहे हैं टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक में हम क्या करेंगे, मेमोरी बेस्ड जैसे IBPS RRB PO का जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट 1 है उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जितने भी उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट करेंगे। एंड हम करेंगे मॉक टेस्ट 2 जिसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। अब बस स्किप मत करिए, आराम से आप चाहे पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से सोल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं वो देख लीजिए। अगर मेरा मेथड देखना है तो कंप्लीट यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल रहा है, उसका सोल्यूशन मिल रहा है, आपको ऐप वगैरह ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें जैसे बाकी क्वेश्चन कोई DI है या कुछ हो रहा है, 23 से आपके अर्थमेटिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, मतलब ये एज का क्वेश्चन है। आप अर्थमेटिक का हर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर या फिर जितने भी हमने 3 प्लेटफॉर्म या मॉक टेस्ट उठा लिए, हम सभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अर्थमेटिक हर टाइप का हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। जो अर्थमेटिक देखिए, जो 25 नंबर का जैसे 40 मार्क्स का आपका पेपर आता है तो जो उसमें 25 से 27 नंबर होते हैं वो हर कोई कर लेता है। लेकिन जो लास्ट के आपके 13 नंबर जो अर्थमेटिक के बचते हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। कुछ 2 अटैम्प्ट कर पाते हैं, कुछ 5, कुछ 7, आप सारे कर पाएंगे। डेफिनेटली मेरी बात मानिए, आप इनको रिवीजन आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। अगर एक दिन में आपको 5 वीडियोस मिल रही हैं तो 10 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको उनको 2 से 3 बार आपका रिवीजन आपके हाथ में, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, 5 पीपल हो गए, उसमें 5 लोग। एवरेज एज कितनी है, 50 ईयर्स है 2010 के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि 2010 के अंदर कितनी एज बन गई उनकी, 1 सेकेंड। 2010 में उनकी एज हो गई कितनी, 50। जब भी एवरेज आपको दे रखी हो तो टोटल सम कैसे निकलता है, जितनी एवरेज है और जितने लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने पीपल हैं, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया उनकी एज, 250 उनकी एज आ गई। कब, 2010 के अंदर। इतना क्लियर हो गया। फिर बोला कि 2015 के अंदर जो एल्डेस्ट पर्सन है वो उसकी डेथ हो गई, तो हम पहले 2015 तक निकालते हैं। 2015 के लिए इसमें क्या हुआ, ये 2010 की बात है, ये 15 की, मतलब हर पर्सन की एज में 5-5 साल बड़े हैं। मान लीजिए कि पहला पर्सन A है, उसके भी 5 साल बड़े हैं, B के भी 5 साल, तो 5 लोगों के 5-5 साल बड़े हैं। तो टोटल कितनी एज और ऐड हो जाएगी, 25। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, इसमें हम 25 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 275। इसका मतलब 275 आपकी एज हो गई कब, 275 हो गई कब, 2015 में। तो हमने ये निकाल लिया कि 2015 में उनकी एज है 275 उन 5 लोगों की। अब क्या है कि जो सबसे बड़ा मेंबर था उसकी डेथ हो गई, मतलब उसकी अब तो एज नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें तो उसकी एज है। उसके बाद बोला कि जैसे ही उसकी डेथ हुई 2015 के अंदर, एक सेम टाइम पे क्या हुआ कि न्यू बेबी बोर्न, मतलब छोटे उनके घर में बच्चे का जन्म हो गया। बड़े की तो मौत हो गई, बच्चे का जन्म हो गया। इस टाइम बच्चे की एज कितनी है, 0 है, तो इसमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बोला कि 2019 के अंदर फैमिली की एज है 45 साल। पहले 5 थे, एक की डेथ हो गई, लेकिन उसकी जगह पे बच्चा आ गया, तो टोटल कितने मेंबर रह गए, 5 ही मेंबर रह गए। तो 2019 में अगर एवरेज 45 है तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल सम कितना हुआ 2019 में, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल सम कितना आ गया, 225। मतलब 2019 में उनकी एज कितनी है, 225 उनकी एज है।
यहाँ पे थी 2015 के अंदर कितनी एज थी 275, इसमें उस ओल्डेस्ट पर्सन की भी है। ये है 2019 की एज। तो अगर देखिए 4 साल बाद, तो मतलब सबकी एज में कितना कितना ऐड हुआ है, 4 साल। तो 275 में मैं कितना ऐड कर देती हूँ, 5 लोगों की 4 साल, मतलब 4 साल ए का बढ़ा, बी का बढ़ा, सबका, तो 20 बढ़ गया। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 20। तो टोटल एज कितनी हो गई 295। 295 मतलब 295 हो गई उनकी एज सबकी। इसमें छोटे बच्चे की भी है जिसकी डेथ हो गई, उसकी एज भी है, वो हमें निकालनी है उसकी कितनी है। तो देखिए अभी जब वो बड़े की एल्डेस्ट हम सब मतलब हटा देते हैं तो एज कितनी है 225। ये थी पहले वाली, इसमें से 295 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 70। लेकिन ये कब की एज है, 2015 की एज है उस पर्सन की। पूछा कब है कि 2019 में जिस बंदे की मौत हो गई, अगर वो जिंदा होता तो उसकी एज कितनी होती। यहाँ 70 आई है, 2019 तक जाने के लिए 4 साल और चाहिए, तो इसमें 4 और ऐड कर देते, कितना हो गया 74। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, एक बार अच्छे से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। जितने साल, मान लीजिए कि 10 साल बाद 5 लोग हैं तो सबके 10-10 साल बढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल है जिसमें 45% है गर्ल्स। इन्होंने क्या बोला कि 80% गर्ल है, उनके 75 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और 70% बॉयज़ के ज़्यादा नंबर आए। एक प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी है कि अगर हम एक बॉय को चूज़ करें तो वो वैसा नंबर होना चाहिए जिसके 75% से ज़्यादा नंबर आए। इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको निकालते हैं, आप जस्ट सोल्व करते जाइए जैसे जैसे। क्लियर, ये होगी गर्ल्स, ये हो गए बॉयज़। गर्ल कितनी है 45%, तो हम मान लेते हैं कि अगर टोटल 100 है तो उसका 45% अगर लड़कियां हैं तो 100 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बॉयज़ कितने हो गए 55। तो बॉयज़ यहाँ कितने हो गए हमारे पास 55। अब बोला है यहाँ पे कि 80% लड़कियों के 75% से ज़्यादा नंबर आए। तो अगर लड़कियां मैं मानो 45 है तो इसका 80% कैसे निकलेगा, 45 मल्टीप्लाई 80 बाय में 100, 0 से 0 कट 9 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 28। मतलब 28 ऐसी लड़कियां हैं जिनके 75% से ज़्यादा नंबर आए। बॉयज़ में बोला कि 70% ऐसे हैं, तो अगर मैं इसका 70% निकालूँ तो कितना होगा मेरे पास, पॉइंट में वैल्यू आएगी, कितना आ जाएगा 38.5 हमारे पास आ गए क्या बॉयज़। अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी निकाली है कि बॉयज़ चुनना है आपको 75% वाले। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जिसकी भी पूछ रखे हो, पहले तो किसकी पूछिए बॉय की, तो बॉय कितने हैं 38.5 जिनके 75% से ज़्यादा है। डिवाइड करना होता है टोटल से, बॉयज़ और गर्ल्स 28 और 38.5 दोनों को ऐड करेंगे 74.5, इससे डिवाइड करना है, इससे कट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। सबसे पहले हम 5 पे कट करते हैं 77 आ जाएगा, यहाँ पे 149, इससे आगे ये नहीं कट रहा किसी से भी, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम 25 नंबर। रेनू ने स्टार्ट किया एक बिजनेस जिसमें उसने 27,000 रुपये लगाए। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मैं किस तरह से करती हूँ इसमें, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखनी होती है इन्वेस्टमेंट, देन होता है टाइम और फिर आता है प्रॉफिट। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम रेनू की निकालते हैं। तो रेनू ने कितने रुपए दिए 27,000 रुपये दिए। 3 महीने बाद शुभम आ गया, शुभम ने कितने रुपए दिए 50,000 रुपये दे दिए। क्लियर। उसके बाद 6 महीने बाद काव्या आई जिसने 63,000 रुपीज़ दिए। 1 साल तक चला, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड था 12 महीने। अब नेक्स्ट बोला 3 मंथ बाद आ गया, इसका मतलब टोटल 12 थे तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम कितना होगा 9 मंथ। ये 6 महीने बाद आ गया, तो 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 6 महीने के लिए। अब आपसे जितना कट सकता है आप काट दीजिए, ये 0 0 कट कर देते हैं, बाकी नहीं कट रहा। इसको 3 पे कट करें तो 2 3 एंड ये कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास रेशो 108। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 150। और यहाँ पे 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। इसको कट कर दीजिए, सबसे पहले 3 पे कट कर दीजिए, 3 पे कट कर दीजिए, या फिर हम डायरेक्ट 6 पे कट करें तो कितना आ जाएगा 18। और ये हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा आपका 21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच करा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या कह रहा है, ये बहुत ही ईजी है। एक शॉपकीपर ने क्या किया, डिस्काउंट, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर MRP मार्क प्राइस 300 रुपये है तो उसका सेलिंग प्राइस निकालिए। सबसे पहले कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग में आती है CP, देन फिर आपका SP और फिर होता है MRP। MRP इन्होंने दे दिया कि 300 रुपये,
क्लियर। एमआरपी से सेलिंग प्राइस का कैसे निकालते हैं हम कॉम्बिनेशन, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैंने एक बेसिक की वीडियो कराई थी 10 से 12 मिनट की प्रॉफिट एंड लॉस की, अब वो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे एमआरपी लिखेंगे, अगर इन्होंने बोला कि डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर हो गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन होता है। अब इन्होंने बोला एमआरपी है 300 रुपये, उसको डिस्काउंट दिया है उसने 10% का, तो 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 90/100, कितना वैल्यू बन गई हमारे पास 270। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 270। इन्होंने जस्ट हमसे सेलिंग प्राइस ही पूछा था तो हम 270 लिख देंगे, अगर कॉस्ट प्राइस पूछते तो हम आगे निकालते इसको। क्लियर। नेक्स्ट फिर देखिए सीधा आपके बीच में दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे, देन फिर आएगा 38 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम अगर 38 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या है कि कुछ सम है सुरेश ने, वो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, सेम रेट पे दिया, ठीक है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए। ही ऑब्जर्व दैट द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 ईयर। 3 साल का जो उनका डिफरेंस है, 3 साल का और 2 साल का जो डिफरेंस आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, सो 16/5 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, एक सेकंड। मैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ ऑप्शन से। आप ऑप्शन 20% लगा के देख लीजिए, 10% लगा के देख लीजिए। सबसे पहले आप वो ऑप्शन ट्राई करिए जिसमें लास्ट वाली वैल्यू 0 है, 20, 30, 40, इस तरह के आपके बहुत जल्दी सोल्व होंगे। अगर आपसे देखिए ये सॉल्यूशन में इन्होंने इस तरह से दे रखा है, डिफरेंस दे दिया 2 साल का, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं, तो P और R मान लिया, P प्रिंसिपल रेट को, तो ये आ गया 2 साल का। फिर इन्होंने 3 साल का ऐसे निकालते हैं, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डिफरेंस आ गया इतना। तो इन दोनों को जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 16/5 के इक्वल लिख दिया एंड 20% इन्होंने निकाल दिया। एक तो है ये तरीका नॉर्मल, इतना टाइम प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं हो गया आपके पास इस तरह से चीज़ों को सोल्व करने के लिए। हमें पता है कि 2 का निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, 3 का निकालते हैं तो ये होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी हर मॉक टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर 2-3 मॉक टेस्ट में एक देखने को मिलता है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि उसने कुछ रेट पे पैसे दिए, जब 3 साल का और 2 साल का डिफरेंस किया तो उसका 16/5 रेशो आया। तो हम इसका आंसर 20% याद कर सकते हैं कि अगर मे बी ये पूछा जाए तो हम डायरेक्ट आंसर लगा दें। बिकॉज अगर आप इतना सोल्व करने लग गए तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। या तो इसका ये बेसिक मेथड यूज़ करिए या फिर आप इसको याद कर लीजिए कि 16/5 उसी का आएगा जिसका 20% है। इसी तरह से आप 10% रेट का भी निकाल के रेशो याद कर सकते हैं। नॉर्मल सी रेट याद कर लीजिए, 25 का कर लीजिए, 13 का कर लीजिए, इस तरह के आप याद कर सकते हैं। बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता, बेसिकली पूछे जाते हैं 10, 20, 25, 30। इसके अलावा इतना ज़्यादा बड़ा रेट पे तो कोई पैसे उधार देता ही नहीं है। तो आप अगर याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बिकॉज ईजी हो जाएगा। बाकी सोल्व करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका गैप आप क्वेश्चंस में दे। 39 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ST = D आता है। स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है हमारे पास, डिस्टेंस। इसमें स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई क्वेश्चन में यूज होती हैं। अब देखिए एक ट्रेन है 173 मीटर लॉन्ग, इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। वो एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में क्रॉस कर देती है जिसकी स्पीड है इतनी। कोई दूसरी ट्रेन उस सेम प्लेटफॉर्म को सेम टाइम में क्रॉस करेगी, लेकिन पहले वाली से 18 किलोमीटर/आवर कम स्पीड में। तो बताइए कि लेंथ क्या है दूसरी ट्रेन की। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले देखिए कि ट्रेन अगर किसी पोल को या फिर किसी मैन को क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है, खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर वो बोल दे कि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स वो किसको क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म का जब भी आ जाता है तो ट्रेन खुद को और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले ट्रेन की लेंथ दे रखी है, हमें बताया कि 21 सेकंड लगती है और 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ST = ST, स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आता है। कितना डिस्टेंस आएगा, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम लग रहा है 21 सेकंड, तो कितना आ गया 420। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 420। इसमें किस किस का है, ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का। ट्रेन की 173 है तो इसमें से मैं 173 को सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 247, 247। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमने प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल ली 247। अब नेक्स्ट इसने बोला कि कोई दूसरी ट्रेन है
वो सेम टाइम, मतलब टाइम तो उसको 21 सेकंड लगेंगे, लेकिन जो स्पीड है वो पहले वाली से 18 किलोमीटर पर आवर कम लगेगी। इसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड, ये है किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम क्या करें, 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ये है बड़ा, हमें बनाना है छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटे से मल्टीप्लाई 5/18, ये छोटी वैल्यू होती है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 से करना होता है। ये अभी छोटा बनाना था, हमने कर दिया, तो स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले वाले से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कम होगी। पहले कितनी थी, 20, अब उससे 5 कम होगी, तो इस बार स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड इस बार होगी 15, टाइम सेम लगेगा उसको 21 सेकंड। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया इसने, 315 मीटर, जिसमें से प्लेटफॉर्म है 247। तो मैं 315 में से 247 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी कितनी, 68। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है, 68। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा मॉक टेस्ट। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट फिर हम सेकंड मॉक टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ द बोट। ये किसका क्वेश्चन है, बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम में भी सेम फॉर्मूला ST=D यूज़ होता है। स्पीड दे रखी है कि 2 बोट हैं, पहली ए बोट है, बी बोट है, और नेक्स्ट है स्ट्रीम। स्ट्रीम हम मान सकते हैं पानी की स्पीड को। तो 8:5:2 दे रखा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अपस्ट्रीम क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको अपस्ट्रीम निकालना है तो इस मीन्स बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और पानी जा रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में। तो क्या होता है, बोट में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वो बनेगी स्पीड। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपके पास, डाउन स्ट्रीम में होता है बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, पानी भी सेम डायरेक्शन में। तो बोट की स्पीड में पानी की स्पीड, जो भी स्ट्रीम है इसको पानी बोलते हैं, इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बी है वो 51 किलोमीटर आगे है ए से। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका है ए। क्लियर। यहाँ हम मान लेते हैं कि बी, ये बी है, इससे ये इनके बीच का डिफरेंस है 51 किलोमीटर। क्लियर। वो उसको कितनी देर में कैच कर लेगी, इसको क्रॉस करने में, मतलब ए बी को पकड़ लेगी कितने टाइम में, इसको टाइम लगेंगे 8.5 आवर, मतलब 8.5 घंटे में ये बी के बराबर पहुंच जाएगी। इफ़ दे आर ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम, अगर वो अपस्ट्रीम जा रहे हो। अपस्ट्रीम क्या होता है, जिसमें से हम क्या करेंगे, ये इसकी स्पीड है, ये पानी की हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताइए कि इससे हमें क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिल जाएगी। आपको बताना है कि ए की स्पीड निकालिए कि ए को कितना टाइम लगेगा 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। सबसे पहले हमें चाहिए ए की स्पीड। इसको कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए अपस्ट्रीम में क्या होगा, इसकी स्पीड है 8 और पानी की है 2। अपस्ट्रीम में पानी में से बोट की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास 6। बी की कितनी वैल्यू बचेगी, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। इसका मतलब बी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर और ए चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये तो देखिए ऐसे 3-3-3, बी तो अपना 3-3 किलोमीटर के हिसाब से चलता रहेगा, ये 6-6 किलोमीटर के हिसाब से चलता रहेगा। इन्होंने बोला कि 8.5 घंटे में ए बी को क्रॉस कर देगा, मतलब पकड़ लेगा उसको। इट मीन्स बी की स्पीड तो 3 किलोमीटर है ही, ये किस स्पीड से उसको पकड़ेगा, जो इसकी 3 एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा से इतना टाइम में उसको क्रॉस कर देगा। इट मीन्स हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर मुझे निकालना हो, क्या निकालूँ मैं, यहाँ से स्पीड निकालनी हो तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम। कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है इसको, 51 किलोमीटर का। कितनी देर में क्रॉस करना है, 8.5 घंटे में। तो कितना इसको स्पीड लगेगी, हम यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 51 डिवाइड बाय में यहाँ कर लेते हैं, 51 डिवाइड बाय में 8.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी, 5 पे कट गया 5 और यहाँ पे 7 और 3। इसका मतलब कितना आ गया, 6 वैल्यू आ गई, इसका मतलब 6 लगती है। इसकी स्पीड कितनी है, 6, स्पीड 6 आ गई। लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी है हमारे पास, कितनी एक्स्ट्रा स्पीड से ये चल रहा है, ये 3 किलोमीटर तो ये भी चल ही रहा है। अगर ये 3-3 चलता रहा तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये एक्स्ट्रा 3। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा 3x स्पीड है वो अभी जो 6 आया है इसके इक्वल है। 3x स्पीड = 6 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ से 2 हमारे पास निकल के आ गई, इट मीन्स ये 8x था, ये 5x था, ये 2x था। इट मीन्स a की स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर, b की कितनी है 10 और पानी की कितनी है 4 किलोमीटर। अब निकालना है कि a 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में करेगा, तो टाइम निकालना है हमें। स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम में बोट और पानी की ऐड हो जाती है, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। कितना टाइम लगेगा, 3.5 घंटे में क्रॉस कर जाएंगे।
क्लियर हो गया। जब भी कोई किसी को क्रॉस करेगा इट मीन्स, देखिए 3 किलोमीटर से तो ये चल ही रहा है, अगर ए भी 3 से चलने लग गया तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर है वो उसको उससे आगे निकलने में मदद करेगी। क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड मॉक टेस्ट की तरफ। अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 90। पी क्यू आर सबकी एवरेज एज क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू और आर कितनी है इनकी 90। इतना क्लियर हो गया, हमें मिल गई 90। एक सेकेंड थोड़ा सा, पी क्यू और आर हमें मिल गया 90। एवरेज मतलब जब टोटल सम निकालना हो तो 3 नंबर हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एज क्या आ गई इनकी 270। एस ने ज्वाइन किया, एस के ज्वाइन करते ही एवरेज एज कितनी होगी 86 हो गई। मतलब पी क्यू आर और एस तीनों की एज मिलाने पे 86 हो गई। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों की एज आ जाएगी, हमारे पास चारों की एज निकल के आ जाएगी। 84 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बना 344। देखिए इसमें एक एस एक्स्ट्रा है, एस की वैल्यू निकालने के लिए 344 में से 270 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, टोटल 74। तो एस निकल के आ गया कितना 74। अब देखिए एक नया पर्सन टी आया है जिसकी एज 6 साल ज़्यादा है एस के कंपैरिजन में, तो टी की एज क्या हो जाएगी, इसकी 74 है, इसमें 6 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 80। टी की एज निकल कर आ गई हमारे पास। अब क्या बोला इन्होंने, अब बोल रहे हैं कि 6 ईयर मोर देन एस रिप्लेस पी। जो टी आया है वो पी को रिप्लेस करेगा, मतलब पी को जैसे ही टी आया इन्होंने पी को निकाल दिया, और एवरेज एज है किसकी क्यू आर एस टी की 84 बन गई। अब बताइए कि एज क्या थी पी की। देखिए पी तो गया निकल, और इन चारों की एज कितनी बन गई 84। सबसे पहले तो इन चारों का अगर मैं टोटल सम निकालूं क्यू आर एस टी का तो कितना आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 को, कितना आ गया 336। इसका मतलब इन तीनों का सम है 336, इसमें पी नहीं है। लेकिन अगर हम शुरू में सबको ऐड करें, इसमें क्या है क्यू आर एस टी है, ये है क्यू आर एस टी, ये तीनों हैं, तो इन तीनों को भी ऐड कर देती हूँ और पी को भी ऐड कर देती हूँ, फिर टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या वैल्यू है पी क्यू आर, तो पहले हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो गया 270। इतना क्लियर हो गया। पी क्यू आर एस ये वाली वैल्यू देख लो 344, और ये टी की वैल्यू और ऐड कर देते 80। 344 में 80 को और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 424। मतलब पी को इंक्लूड करके, इन चारों को इंक्लूड करके एज क्या है 424। इसमें से 336 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पी की एज कितनी आ जाएगी 88 ईयर्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं वर्किंग 12 आवर अ डे। दिन में 12 घंटे काम करके A-3% क्या करते हैं 800 टॉयज बना देते हैं 35 दिन में। वहीं पे 7 घंटे काम करके A+15% 200 टॉयज बनाते हैं 9 दिन में। अब आप बताइए कि 600 टॉयज 27 दिन में 7 घंटे काम करके कितने वर्कर बना देंगे। सबसे पहले क्या होता है, जितने वर्कर्स हैं M1, जितने उनको घंटे लगे H1, और जितने उनको डेज लगे D1 डिवाइड बाय में वर्क इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाय में W2। ये आपकी इक्वेशन होती है। M1 क्या है मैन कितने लग रहे हैं A-3, घंटे कितने लग रहे हैं 12 घंटे, दिन कितने लग रहे हैं 35, और काम क्या हो रहा है जितने भी टॉयज खिलौने या जो भी बनाए हैं तो 800 बना दिए इज इक्वल टू लिखते हैं। दूसरी साइड क्या किया है A+15 लोगों ने काम किया है 7 घंटे, और कितने दिन काम किया उन्होंने 9 डेज, कितने खिलौने बना दिए 200। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे नए वाले से, तो हमारे पास टोटल पर्सन आ जाएगा। सबसे पहले यहीं पे कट कर दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 पे कट करेंगे कितना 4 आ जाएगा, 4 4 8 4 3 12, 3 कट गया, और 7 पे कट करें तो यहाँ पे 5 आ गया, 3 पे ये 3 पे कट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है और यहाँ सिर्फ 3 है, बाकी सब कट चुका है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5A माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इज इक्वल टू 3A + 45। ये a इधर आ जाएगा तो 2A इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। a की वैल्यू 30 आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं a की वैल्यू। अब हम देखिए a की वैल्यू है 30, तो 30 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने मैन है 27 मैन है। कितने दिन लगाते हैं 12 घंटे, 35 दिन में 800 काम करते हैं। अब इन्होंने जो पूछा वो निकाल दीजिए। ये 600 टॉयज बना रहे हैं, मैन हमें नहीं पता कितने लग रहे हैं तो m लिख देते हैं, पी लिख दीजिए कितने पर्सन लग रहे हैं। 7 घंटे लगे इनको 27 दिन, ये कट कर दीजिए, डायरेक्ट आपके पास क्या आंसर आ जाएगा
27 से 27 कट हो गया, 7 पे कट करेंगे 5 आ गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 से कट हो गया। ठीक है, ये 3 इधर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, एंड पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 9, 9 5 45। इसका मतलब 45 मैन है, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ए ने 900 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 18% के हिसाब से 2 साल के लिए। वहीं बी ने क्या इन्वेस्ट किया, जो ए की अमाउंट है उसका 5/6। तो ए ने अगर 900 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो इसका 5/6 कितना हो जाएगा, अगर हम इससे कट करें तो 300 कितना हो जाएगा, 300 नहीं 150, तो ये हो जाएगा 750। इसका मतलब बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 750 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम, रेट नहीं पता हमें, लेकिन लास्ट में दोनों को टोटल अमाउंट जो उनका ब्याज है और जो प्रिंसिपल है वो 2274 रुपये मिले हैं। तो बी ने बताइए कितने % पे दिए। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्लियर। और फिर क्या करेंगे, दोनों की जो सबसे पहले देखिए 2270 क्या है, ये दोनों के तो प्रिंसिपल हैं और दोनों का इंटरेस्ट है, ये मिला के 2274 रुपये बने। पहले दोनों का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसने 900 रुपये दिए और इसने 750 रुपये, तो दोनों को ऐड करें 900 और 750 कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपके पास 1650। तो प्रिंसिपल ये हो गया। एक का इंटरेस्ट यहाँ पे हम ए का निकाल सकते हैं, फिर यहाँ बी का इंटरेस्ट होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ए का इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल कितना है 900 रुपये, रेट है 18%, 2 साल के लिए, डिवाइड बाय में 100। 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। इसका मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 324 रुपये। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये है 2274। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1600, 17, 18, 19, 1950 और आपको 24 और करना 1974। इसमें से 1974 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर बचेगा आपके पास 300। इसका मतलब बी का इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, बी का इंटरेस्ट आ गया 300 रुपये। अब आपको निकालना परसेंटेज की फॉर्म में। सिंपल इंटरेस्ट देखिए निकलता कैसे है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपये, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में प्रिंसिपल कितना है 750 रुपये, रेट हमें नहीं पता, रेट निकालना है, टाइम लगा 2 साल का। इतना क्लियर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 1500, और 1500 डायरेक्ट इस पे कटे, 3 चौक 12, 3 5 15 और ये 20। इसका मतलब रेट कितनी है 20% हो जाएंगे। स्पीड दे रखी है ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 15 + x। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में कौन सी स्पीड होती है आपको पता हो तो, स्पीड होती है आपकी बोट की स्पीड होती है और वाटर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती है। बोट को लगते हैं 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे लगा रही है बोट क्या करने में, 30 किलोमीटर। तो ये मान लेते कि पहले ये गई डाउन स्ट्रीम और फिर 30 किलोमीटर आ गई वापस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वापस वहां से वापस आ जाए, उसमें उसको 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो आप बताइए कि पानी की स्पीड क्या है। पानी की स्पीड इन्होंने बोल दिया कि x किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब ये 15 में जो कुछ ऐड हुआ है ना, ये पानी की स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम में हमें पता है कि बोट और पानी की होती है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बोट की स्पीड है 15, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि पानी की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है। ये है पानी की स्पीड, आपको पानी की स्पीड निकालनी है। इट मीन्स सबसे पहले st = d। जब भी आपको टाइम दे रखा हो ना कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे वापस आता है, तो आपको टाइम ही निकालना होता है। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, पहले जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा 15 + x, उसके बाद आएगा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या होगा 15 - x, क्योंकि अपस्ट्रीम में होता है बोट में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, = इसको 4.5 घंटे लगते हैं। इतना क्लियर हो गया। या तो आप इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए देन सोल्व करिए, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को मैं करती हूँ ऑप्शन से। आप इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन पुट करो x की वैल्यू कि आप जब काट छाट के जो भी वैल्यू आई ना वो 4.5 घंटे आ जाए। अगर मैं 2 किलोमीटर करूँ तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 तो 30 से नहीं कट रहा, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 पॉइंटों में चला जाएगा लेकिन नहीं कटेगा, ऑप्शन कट हो गया। अगर मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 30 से अगर कट करती हूँ तो 5 के कटेगा 6 और कितना हो जाएगा 5 पे 18 को 6 5 30, तो 5/3,
5/3 भी सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, लेकिन 4.5 नहीं आएगा, ये भी गलत। 2.5 पुट करके देखे तो भी वैल्यू नहीं आएगी। 4.5 पुट करोगे तो भी पॉइंटों में वैल्यू आएगी। आप पुट करो 5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको जो डिस्टेंस है वो 30, 45 जो भी उसका मल्टीपल हो 5 का, तो आप सबसे पहले 5 ही उठाया करो। 5, 10, 15 इस तरह के नंबर। मान लीजिए हम 5 को उठाते हैं तो यहाँ पे 5 पुट किया तो कितना हो गया 20, मतलब 30/20। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10। इसका मतलब ये तो हो गए 3 घंटे और ये हो गया 1.5 घंटा। 1.5 और 3 कितने हो गए 4.5। आप डायरेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन ई पुट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं तो ऑप्शन से करती हूँ, आप अगर बेसिक मेथड यूज करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। एक टैंक को भरा जाता है। पाइप ए, ये आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। जो पाइप ए है वो उसको 4 घंटे में भरती है। बी की बात करें तो वो 6 घंटे में भरती है। और सी खाली कर रही है 5 घंटे में। खाली जब भी करती है तो नेगेटिव लगा दिया करो। सबसे पहले आपको एलसीएम ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो हम 60 ले लेते हैं। कट किया, अब 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा पूरा ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 1/3 काम को इतने दिन में करेगी। अब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 10 और ये -12, मतलब -12 स्पीड से ये खाली कर रही है। अब देखिए ये क्या पूछ रहे हैं वो बताते जाइए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन्होंने बोला कि पाइप ए को स्टार्ट कर दिया। ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, मतलब 1 घंटे में वो 15 काम कर रही है। तो टोटल 60 काम है वो 4 घंटे में पूरा कर देगी। तो ये बोला कि ए हो गया स्टार्ट, तो ए ने अपना 15 काम कर दिया। ए के स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद बी भी स्टार्ट हो गया, मतलब 1 घंटे ए ने काम किया 15, उसके बाद बी भी स्टार्ट हो गया। तो दोनों मिलके काम करेंगे। इसने अपना 15 काम कर दिया, इसने अपना 10 काम कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया अगले घंटे में 25। क्लियर। फिर सी भी ओपन हो गया। तो बताइए कि टैंक कितनी देर में फुल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कितना टैंक भरा गया जब तक सी ओपन नहीं हुआ था। 30, 40, मतलब 40 टैंक भरा जा चुका है। बचा कितना है, टोटल था 60, जिसमें से 40 भर दिया। कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे और 40 टैंक भर दिया। बच कितना गया 20। अब किस एफिशिएंसी से भरेंगे उससे आपको डिवाइड करना है। अब देखिए ये अपने 1 घंटे में 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, टोटल भरेंगे 25 और ये 12 खाली करेगा। इसका मतलब भरने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 25 - 12 = 13। इसका मतलब 1 घंटे में 13 पानी ही डलेगा। तो ये 20 पानी डालने के लिए कितना टाइम चाहिए 20/13। 2 घंटे पहले लग चुके हैं, अब लगेंगे 20/13, हाँ 20/13। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 और 20 कितना हो जाएगा 46/13। तो इनको टाइम लगेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। सोनिया क्या करती है, फिनिश करती है 1/5 ऑफ द एरिया, मतलब 1/5 काम को कर देती है रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ वो कितना लंबा है 20 फीट लॉन्ग है। तो यहाँ से हमें लेंथ मिल गई कितनी 20 फीट। इतना क्लियर होगा, 1/5 काम ही किया था उसने। फिर वो क्या करती है कि नेक्स्ट 330 स्क्वायर फीट काम करती है, लेकिन इतने में उसने सिर्फ 3/4 एरिया ही फिनिश किया था। 3/4 एरिया उसने फिनिश कर दिया था। तो इसकी ब्रेथ बताइए रेक्टेंगल की। सबसे पहले तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखिए जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए इसने पहले 1/5 काम कर दिया था। टोटल अगर हम माने कि 1 काम था, उसके 5 हिस्से बना दिए इसने। 5 हिस्से किसी भी चीज़ के 5 हिस्से बना लो, ये तो ज़्यादा ही बन गए, 6 बन जाएंगे। मान लीजिए कि 5 हिस्से बन गए किसी चीज़ के। क्लियर। उसमें से 1 हिस्सा ये कर चुकी है, फिर उसने नेक्स्ट कर दिया 3/4। उस टोटल का 3/4 कर दिया, लेकिन 330 ही काम हुआ है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि 3/4 अब किया है और पहले टोटल 3/4 किया है, जिसमें से 1/5 पहले कर चुकी थी। कितना एरिया कवर कर दिया 330। एलसीएम लेते हैं 20, ये हो जाएगा 15 - 4 = 330। मतलब ये है 11/20 हिस्सा। मतलब टोटल अगर x है तो उसका 11/20 किसके इक्वल है 330 के इक्वल। तो टोटल किसके इक्वल होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं। 11 से कट किया 33, मतलब टोटल एरिया कितना है 600। हमें मिल गया टोटल एरिया। अब टोटल एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया है 600, लेंथ कितनी दे रखी है 20, हमें ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा डिवाइड, कितना हो गया 30। इसका मतलब इसकी ब्रेथ कितनी है 30 फीट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। हाउ मेनी एम्प्लॉयज डज टेक्स्ट बुक है, मतलब टेक्स्ट बुक के पास कितने एम्प्लॉयज हैं। अगर 16 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है 36,000 रुपये और जितने भी बाकी एम्प्लॉयज बच गए उनकी सैलरी है 24,000 रुपये
और सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 30,000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। कैसे? जिसमें पहले ए पार्ट लिखा होता है फिर बी पार्ट। ए में सैलरी कितनी है? 36,000 रुपये। बी में सैलरी कितनी है? 24,000 रुपये। यहाँ पे लिखना होता है टोटल, मतलब सबका। ऐसे बोले कि एक चीज़ को हम 36 रुपये किलो बेचते हैं, एक को 24 रुपये किलो और सभी को 30 रुपये किलो बेचते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ये जो 30,000 होगा ना, ये एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा हमेशा। अगर नहीं है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए ये 30,000 24 से तो बड़ा है और 36 से छोटा है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30,000 में से 24,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा? 6,000। और ये 36,000 में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 6,000। रेशो क्या बना? 1:1। ए के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ थे? 16 एम्प्लॉयज़। इसका मतलब अगर इनका रेशो सेम है तो बी में भी कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? 16 ही होंगे। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? 16 + 16 कितना हो गया? 32। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। व्हेन द प्राइस ऑफ द फ्लोर, मतलब आटा है उसका इंक्रीज कर दिया प्राइस कितना? 20%। तो फैमिली ने क्या किया कि कंजम्पशन को इस तरह से रखा, इस वे में रखा कि जो उनका खर्चा था वो 44% ज़्यादा कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो पहले अगर वो 50 केजी आटा यूज़ करते थे एक मंथ में, तो अब बताइए वो कितना केजी आटा यूज़ करेंगे। क्लियर? इसको हम सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि पहले प्राइस और जो उनकी कंजम्पशन थी और ये इनका खर्चा हो गया। प्राइस पहले मान लेते हैं 10 रुपये था और 10 केजी ही आटा लेते थे ये लोग, तो इनका टोटल खर्चा कितना था? 100 रुपये का। अब प्राइस बढ़ गया 20%, तो 10 का अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा? 12 रुपये। इसका मतलब अब प्राइस कितना हो गया? 12 रुपये। कंजप्शन हमें नहीं पता कितनी है, हम इसको सी ही मान लेते हैं या फिर एक्स मान लो। कंजप्शन एक्स हमें नहीं पता कितना केजी यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका खर्चा है वो पहले से 44% ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले अगर 100 था खर्चा तो इसका 44% मतलब 144 हो गया। तो हम यहाँ से ये सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया? 12। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसका मतलब उनकी कंजम्पशन पहले 10 थी, अब 12 हो गई। तो 10 में देखिए वो लोग यूज़ करते हैं 50 केजी आटा। हम यहाँ पे 10 मान के चले थे, लेकिन वो यूज़ कितना कर रहे हैं? 50 केजी। इसका मतलब 10 की वैल्यू किसके इक्वल है? 50 किलो के इक्वल। 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 5 किलो के इक्वल। तो 12 की वैल्यू किसके इक्वल है? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 5 = 60। इसका मतलब अब बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं क्वांटिटी वाले। और जब आपको ये बता रखा हो ना कि कौन कौन सी वैल्यू से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। वो मेंस में होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए अगर अर्थमेटिक अच्छा है ना तो आप बता सकते हो कि कौन सी टर्म यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। इसमें देखिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू तो हमें मिल गई 3 किलोमीटर। इतना क्लियर होगा? क्वांटिटी 1 तो हमें मिल गई 3 किलोमीटर। अब हमें निकालनी है दूसरे की वैल्यू, क्वांटिटी 2 की। फिर कंपेयर करेंगे कौन सी बड़ी है। क्लियर? इसमें है कि एक बोट क्या करती है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड क्या होती है? एक्स मानते हैं हम बोट की स्पीड को और वाई मानते हैं पानी की स्पीड को। तो बोट की स्पीड कितनी है? 5.5 किलोमीटर, लेकिन ये 3 गुना ज़्यादा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। सबसे पहले देखिए ST = D। जब भी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस बनेगा, लेकिन स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम में क्या होता है? जब बोट तो जाए इस डायरेक्शन में और पानी जा रहा हो सेम ही डायरेक्शन में तो होती है डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में क्या होता है? जब बोट तो एक डायरेक्शन में जा रही है और पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो पानी उसको रोकता है अपनी स्पीड से। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इन्होंने बोला कि 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम का रेशो मिल गया। टाइम का रेशो क्या है? यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और यहाँ क्या है? अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर देखिए, डाउनस्ट्रीम में इसको 1 टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 गुना टाइम लग रहा है। टाइम क्या है? स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और 1। तो हमें यहाँ से डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई कितनी? 3 और 1। अब देखिए जब भी आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकलती है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। जब भी आपको पानी की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करिए और 2 से डिवाइड करिए। इतना क्लियर? अब हमें क्या दे रखा है? बोट की स्पीड दे रखी है, तो हम बोट की निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। बोट की कैसे निकलेगी? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करें, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। इसका मतलब बोट की स्पीड आ गई 2,
लेकिन यहाँ कितनी है 5.5। इसका मतलब 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 5.5 के इक्वल है। 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 5.5 के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ से 2 की वैल्यू अगर ये आ गई तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड में हो जाएगा 2 और ये 10 को ओपन करेंगे, 5 से कट किया तो कितना आ गया 11/4। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालनी किसकी है, इन्होंने पूछा पानी की स्पीड। पानी कैसे निकलेगा, डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 3 - 1 डिवाइड बाय में 2 तो कितना हो जाएगा 1 ही रह गया। इसका मतलब पानी की स्पीड है 1 रेशो की हमें वैल्यू पता है 11/4 है। 11/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.7 समथिंग आएगा। अब हमें क्वांटिटी ए की वैल्यू है 3 किलोमीटर और 2 की वैल्यू मिल गई 2.7, तो क्वांटिटी ए बड़ी है किससे 2 से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। इसमें क्या है, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है सेकंड नंबर पे तो, और फर्स्ट में दे रखा है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। जब एक एनवलप के अंदर 3 ग्रीन 2 येलो और 3 पर्पल कलर की टैबलेट्स हैं, आपको 2 टैबलेट लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी पर्पल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्पल वाली हटा देते हैं। बाकी कितनी बच गई 3 2 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 और लेनी कितनी है 2, तो 5C2 डिवाइड करेंगे टोटल से। टोटल कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8 8C2। C2 को जब भी ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब इस टर्म को 2 बार तक खोल दो, 5 और 4 2 बार तक खोल दिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब इस 8 को खोलना है, तो 8 को नीचे 2 है तो 2 बार खोल दो और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट हो गया और 4 से ये 2 पे कट हो गया, तो कितना आ गया 5/14। 5/14 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं क्वांटिटी 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू क्या है 14x - 5 और ये है 7x - 8 = 0 है। इसका मतलब इसको एक बार इधर 0 की तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, ये 5 उधर जाके प्लस के 5/14, और एक बार x की वैल्यू क्या बनेगी, अगर इसको उधर ले जाएं तो वैल्यू क्या बनेगी 8/7। एक बार ये वैल्यू आ गई, एक बार ये वैल्यू आ गई। तो देखिए फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू सेकंड क्वांटिटी के सेम है, और दूसरे वाली क्या है ये 5/14, ये 8/7, 8/7 बड़ा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी 2 बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है 1 के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे हम, क्वांटिटी 2, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ई आंसर। लास्ट क्वेश्चन करता है। ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द, एक वैल्यू दे रखी है 3080, हमें ऑलरेडी इन्होंने वैल्यू दे रखी है, सिर्फ फर्स्ट को सोल्व करना है। वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये मेंसुरेशन का जो ये टॉपिक है, ये जो इसको छोड़ दीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपके जो भी कहीं पे आपने देखे कोई फॉर्मूला आ रहा है, जैसे सर्कल का हो गया, सिलेंडर का हो गया, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फिर आप आराम से कर लेंगे। बस मॉक टेस्ट में करते जाइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या है, πr²h। अगर नहीं पता तो स्किप करिए क्वेश्चन को, फिर कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर। वॉल्यूम हो गई ये। अब बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया है 440। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है ये भी पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh = 440। यहाँ से बोला है कि जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर कम है रेडियस के कंपैरिजन में, तो हम हाइट को लिख सकते हैं रेडियस -9। अब इसको सोल्व करें। 2πrh 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह पे हम r ही लिखेंगे और h की जगह पे क्या हो जाएगा r - 9 = 440। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में और 2 और 22 हो जाएंगे डिवाइड में, यहाँ से कट कर दिया। 22 दूना 44 और 2 से कट करें 10, मतलब 70 आ गया। ऐसा कोई इक्वेशन r - 9 = 70। क्लियर। इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा r² - 9r = 70। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से वैल्यू बनी है r² - 9r - 70 = 0। ऐसा कोई नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 70 और जिनका जोड़ हो 9। वैसे तो 5 और 14 है, लेकिन अभी हमें नहीं पता, मान ले मुझे नहीं पता इसका 5 और 14 है, तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा 70, 9 एक ओड नंबर है तो इससे एक कम नंबर लेंगे 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 और 5, कितना बना 20। जब c की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, लेकिन जब c की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम इनको ऐड करेंगे, कितना बना 90। अब 90 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, आपको लेना पहले वाला।
पहले वाला आपने 9 लिया, एक बार -9 एक बार +9। आपको सिंबल से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 14। 5 और 14 आ गया हमारे पास, 5 और 14 दो नंबर आ गए। अब देखिए जब भी इस तरह के सिंबल हो, मतलब जब उनका जोड़ किया हो तो भी माइनस आए और मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आए, इसका मतलब जब दो माइनस होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बना। इसका मतलब बड़े वाला सिंबल पहले माइनस का था, अब उसका उल्टा हो जाएगा, अब छोटा माइनस का करेंगे हम। क्लियर? इसका मतलब माइनस की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, तो हम किसको ले लेते हैं, 14 को ले लेते हैं। तो आर हमने क्या ले लिया, 14। आर हमने 14 ले लिया। तो हाइट क्या है, उससे 9 सेंटीमीटर कम है। रेडियस मेरे पास आ गई 14 और हाइट उससे 9 सेंटीमीटर। तो 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 14 - 9 = 5। तो हाइट आ गई 5। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम है πr²h, पाई की वैल्यू है 22/7। आर कितना है, 14 × 14 × 5, 7 पे कट कर दो। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3080। क्वांटिटी 1 भी 3080 है और क्वांटिटी 2 भी 3080 है। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, 1 = 2। ऑप्शन 5 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से ये मॉक टेस्ट देखिए हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। इस तरह से चीज़ों को, जितने भी आप मॉक टेस्ट को ढंग से एनालिसिस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी आप DI सोल्व कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ की और टोटल दे रखा था तो उसमें आप बॉयज़ का रेशियो निकाल सकते हैं। जब गर्ल्स का दे रखा हो इस तरह में रख के चलिए चीज़ों को, बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाएंगी। एंड जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन पहले बाकी चीज़ों को करने की कोशिश करिए अगर आपकी अर्थमेटिक पे पकड़ नहीं है। अगर अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी, देन आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं। अदरवाइज पहले बाकी कर लीजिए जल्दी जल्दी, देन लास्ट में 5-4 मिनट बचती है, देन अर्थमेटिक पे मूव करिए। आई होप आपको ये एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो मैं आपको जो 20 मॉक टेस्ट हैं उनके सबके एनालिसिस करवा सकती हूँ। रीजनिंग के चाहें तो रीजनिंग के भी हो सकते हैं। एक बार क्वांट पे फोकस करते हैं, एक बार सारे क्वांट के कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर रीजनिंग पे जाएंगे। इससे पहले मेरा लाइव मॉक टेस्ट था ओले बोर्ड का, वो भी देख लीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।